प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास यूएसए यानी कि अमेरिका, लोआ सिटी, और इनकी माता जी ने इनकी कुंडली भेजी है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये कुंडली सिंह लग्न की बनी है। केंद्र में ही शुक्र और राहु, केतु और मंगल बैठे हैं। अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ बैठे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने इस पर थोड़े दिन पहले कार्यक्रम बनाया था कि अष्टमेश अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ होते हैं तो व्यक्ति जीवंत बुद्धि का होता है। और कुंडली के बाकी पक्ष बहुत इत्मीनान से आप बैठ जाइए। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा। बहुत सावधानी से जब आप कुंडली को समझेंगे तो लग्न, नवांश और दशमांशा के अतिरिक्त मेरा ध्यान इस कुंडली के त्रिंसांसा चक्र पे भी जाएगा, जिसमें हम बहुत गंभीरता से बीमारी के बारे में भी जानेंगे। और त्रिसांसा चक्र का अध्ययन कैसे किया जाता है ये भी आपको आज के कार्यक्रम में समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ कुंडली देखने का तरीका, आप लोगों ने अगर श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। मैंने बनाया है, लोगों के विशेष आग्रह पे बनाया था, ये लोग मांग रहे थे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना समय का नुकसान किए। जातिका का जन्म होता है माघ माह में। ऐसे लोग जो माघ माह में जन्मे होते हैं उनमें आरंभ में समस्या उनके जीवन में आती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा जब शुरू करना चाहे तो उसको परेशानी हो। हालांकि इनमें तेजस्विता भी उतनी ही होती है और समस्या से लड़ने की शक्ति भी उतनी ही होती है। उत्तरायण में जितने भी शुभग्रह होते हैं वो बलवान हो जाते हैं। उत्तरायण में शुभग्रह के बलवान होने के कारण मतलब ऐसा होगा कि व्यक्ति की कुंडली में चरित्र का बल, ज्ञान का बल, स्वभाव का बल, सकारात्मक प्रभाव, ये सारे अच्छे हो जाते हैं। शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव होता है और शनिदेव इस कुंडली के मारकेश होते हैं या मारक हैं। सामान्यतया वो इस कुंडली के मारक बन भी रहे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे। सोमवार को जन्मे हैं, इस वजह से चित्त शांत है, मन में कोई ऐसा बुरा भाव नहीं है। पर व्यक्ति कई बार जितना सीधा है उतने सीधे उसके साथ परिस्थितियों का घटना नहीं होता है, थोड़ी गड़बड़ी रहेगी। मतलब माता पिता को ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा परेशान है या जातिका परेशान है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के चंद्रमा लगभग शुभग्रह नहीं होते, पर यहीं से उनका शुभग्रह होना शुरू होता है। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपने जीवन में नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उसे व्यवस्थित जीवन जीने पे फोकस बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई थोड़ी कम हो पर हम नियमित रूप से जरूर ही रह सकते हैं। भरणी नक्षत्र पे जो जातक जन्मे होते हैं या जो जातिका भरणी नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको सदैव कोई ना कोई बड़ी बड़ी बीमारियां घेरती रहती हैं। मतलब ये थोड़े बीमार होते हैं और बिल्कुल ऐसी बीमारी कई बार होती है जो समाज में लगभग कम लोगों को होता है। जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, स्लिप डिस्क की समस्या हो जाए, और कई बार बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिसमें आपको एक अलग तरीके के डॉक्टर से आपको मिलना पड़ता है। मतलब यहाँ भरणी नक्षत्र के कारण, हालांकि इसमें एक बड़ी अद्भुत बात ये भी होती है कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होने के कारण और भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है रात्रि को 8:42। शुक्ल पक्ष के रात्रि का जन्म व्यक्ति को आयु संपन्न और श्री संपन्न भी बनाता है। पर सामान्यतया भरणी नक्षत्र के कारण व्यक्ति दूसरों को भरने वाला भी होता है। ये अच्छी बात है। मतलब आर्थिक रूप से व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी और उसके काम बनते जाते हैं। पर हाँ, उसे कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ उस व्यक्ति को डॉक्टरों से मिली भगत या डॉक्टरों से संबंध, उसके घर पे रोगी, उसके घर पे डॉक्टर आते जाते रहते हैं। कहने का अर्थशास्त्र का ये भी लिखते हैं। हालांकि ये धन और मान प्रतिष्ठा, बुद्धि और सुंदरता के मामले में बहुत अच्छा जातक को बना देते हैं। ऐसे लोग जो भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें अगस्त के वृक्ष की जड़ धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ शनि यंत्र या नवग्रह कवच भी धारण करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये इसको साउंड पहले बंद कर देते हैं, टिप टिप कोई ना कोई मैसेज आता रहेगा। हाँ, और उसके बाद
यहाँ पे शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि भरणी नक्षत्र ओम यमाय नमः या श्री यमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये मंत्र होगा। घी का दीपक जला करके कम से कम, अगर बच्चा ज़्यादा बीमार हो या बीमारी की अवस्था में जाने लगा हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पे या कहीं पे भी अगर हो सके तो इस मंत्र का लगभग 8000 बार जप करना ही होगा। और ऐसा करने से ग्रह जनित जितने भी दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। अगस्त के वृक्ष की जड़ हमें धारण करना होगा। शुभ योग में जन्मे हैं तो पिता और माता दोनों के लिए भाग्यशाली। वणिजकरण और विष्टिकरण हालांकि ठीक है, ये सामान्यतः ठीक ठाक है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण होगा। ये नक्षत्र और लग्न के आधार पर मैं बताता हूँ लगभग। तो क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में चपलता है, चंचलता भी है, क्रोध भी है, थोड़ा बहुत वैमनस्य का भाव भी रहेगा। ज्ञान और धन धर्म का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर रहता है। मनुष्य गण के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा और थोड़ी बहुत बीमारियों से जीवन में व्यक्ति सना हुआ रहता है, मतलब दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा आपके व्यवस्थित हैं, और दूसरा कि वारेस आपकी कुंडली में जो जैसे सोमवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति चंद्रमा के साथ बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हैं। किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली में चंद्रमा पे अगर होता हो या जन्म कुंडली में अगर उनसे दशम स्थान की स्थिति सूर्य और बुध की अच्छी बन रही हो तो कुंडली को व्यवस्थित माना जाता है। चंद्रमा से दशम स्थान अगर अच्छा है तो व्यक्ति का कारोबार और करियर उज्जवल होता है, भविष्य उज्जवल होता है। और जन्म कुंडली में उच्च के शनि, यहाँ पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले कल ही परसों कार्यक्रम बनाया था। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि अगर बलवान है तो व्यक्ति को दानी, पुण्य कर्म करने वाला, परोपकारी, मेहनत पे विश्वास करने वाला और सदैव अपने माता का सुख प्राप्त करने वाला भी होता है। यहाँ जो गुरु और चंद्रमा बैठे हैं वो व्यक्ति को पिता का सुख दे रहे हैं, जबकि दशम स्थान में जो केतु बैठे हैं वो कई बार व्यक्ति समाज में रुग्णता के लिए जाना जाता है, जबकि चतुर्थ स्थान में जो राहु बैठे हैं वो व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और निद्रा को भंग करने की स्थिति में लेके जाते हैं। ये मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, पर अभी विस्तृत अध्ययन बाकी है। आइए नवांश चक्र पे अगर देखते हैं तो यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। मंगल और राहु बैठे हैं, 12वें भाव में शनि ठीक नहीं है। गुरु और केतु का प्रभाव है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शत्रुता रहेगी। पंचम भाव में बुध अकेले बैठे हैं जो दशम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे बुध एकादशवें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं जो दारिद्र दोष लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं वात, पित्त और कफ को अनियंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा का यहाँ बैठना ये चंद्रमा को वर्गोत्तम बनाते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, सामाजिक यश इन सभी चीज़ों को वृद्धि में ले जाने वाला बनाते हैं। जबकि यहाँ पे वृष राशि की कुंडली बनती है, यहाँ के लग्नेश मतलब जो हैं यहाँ के सुखेश हो रहे हैं। यहाँ पे केंद्र में जो राशि बनी है यहाँ भी केंद्र में वही राशि बनी है। यहाँ जो त्रिकोण में राशि बनी है वहाँ ये केंद्र में बनी है। कुल मिलाकर के केंद्र और त्रिकोण का संबंध अच्छा माना जाता है। यहाँ के दशम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हों, यहाँ के लाभ भाव के स्वामी अगर यहाँ के धनेश बनते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन के कारण कभी भी कोई काम उसका रुके नहीं और सदैव सफलता के शिखर को प्राप्त करने वाला होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला भी होता है। जो बीमारी है वो केतु के कारण है। दूसरा एक कारण और भी होगा, जन्म कुंडली के 6वें भाव पे केतु की दृष्टि व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी, नेत्रों से, हड्डियों से, सूर्य रोग भाव में केतु से दृष्टि है तो हड्डियों से, स्पाइनल कॉर्ड बुध देते हैं, परेशानी करते हैं। श्वसन तंत्र जो पूरा जिसको स्नायु मंडल कहते हैं, तो ज्योतिष में उसे स्नायु मंडल कहा गया है। तो ये बुध के कारण और केतु के कारण ऐसा होता है। पर बीमारी से स्वस्थ होने का भी योग गुरु चंद्रमा लगा रहे हैं, इस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। दशमांशा चक्र में अच्छी बात क्या है कि चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ को देख रहे हैं। दशमांशा चक्र में अच्छी बात क्या है कि जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। दशमांशा कुंडली में बुरी बात क्या है कि राहु की दृष्टि लग्न पे, शनि की दृष्टि लग्न पे और मंगल लग्न में विराज रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो भी यश, मान, पद, प्रतिष्ठा या जो उसका करियर है वो बाहर ही सेटल होगा और उसको बाहर ही रहना होगा। दूसरा, गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं मिथुन राशि के, यहाँ भी मिथुन राशि के और यहाँ मेष राशि में। तो यहाँ जो मिथुन राशि में गुरु का बनना है ये बहुत अच्छी बात है। कैसे? लाभ भाव के स्वामी यहाँ के धनेश होते हैं और जन्म कुंडली में लाभेश धन भाव में बैठे हैं। तो धन के मामले में ये कुंडली कभी भी विदीर्ण नहीं होगी और ये बात मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ। मतलब कुंडली का धन क्षेत्र बहुत अच्छा है और ये बहुत कम लोगों के दृष्टि में ये बात आएगी।
आइए अब कुंडली को और भी विस्तार से जानेंगे। पंचांग का अध्ययन मैंने किया है और ये लगभग 10 मिनट का हो गया है। कुंडली के केंद्र में स्थिर राशियां बनी हैं। इसका अर्थ होगा कि जीवन में स्थिरता रहेगी, बीमारियों में भी स्थिरता रहेगी, पढ़ाई में भी स्थिरता रहेगी, संबंध आगे बढ़ाने में भी स्थिरता रहेगी, प्रोग्रेसिव नेचर होने के बावजूद स्थिरता रहेगी। स्थिरता का अर्थ ये नहीं होता कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये तो करेंगे ही, पर इसके साथ एक पक्ष और भी बनता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी चीज़ रहेगी वो धीरे धीरे जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि व्यक्ति एक ही बार टॉप क्लास पे राइज कर जाए और फिर एक ही बार में धड़ाम से नीचे आ जाए। शेयर बाजार नहीं होगा, स्थिरता रहेगी उसमें, मतलब वो मजबूती से अपनी स्थिति को मेंटेन करेगा। दवाइयाँ धीरे 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 सूट करेंगी। और एक पक्ष और भी है कि सिंह लग्न की जातिकाएं अपने स्त्री के शरीर में एक पुरुष को विराजमान करती हैं, तो कई बार जो बीमारियां होती हैं उसमें पुरुषोचित भी हो जाती हैं। स्वभाव जो होता है वो पुरुषोचित होता है। ज्ञान, तर्क, बुद्धि, एनर्जी, ये सब पुरुषोचित लगभग ज़्यादा हो जाते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सब देखने को मिल जाता है। लग्न में भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं और भाग्य के कारक गुरु उन्हें देख रहे हैं, और लग्न पे शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। जन्म कुंडली का 6वां भाव सूर्य और बुध बलवान बना रहे हैं। सूर्य और बुध को बल गुरु और चंद्रमा से मिल रहा है, और गुरु और शनि का एक दूसरे को देखना, कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह आपके साथ न्याय कर रहे हैं, इसकी भी प्रामाणिकता दे रहे हैं। मतलब व्यक्ति का दर्शन। अभी मैं कल या परसों दुनिया के 84वें अमीर व्यक्ति की कुंडली देख रहा था। कहने को लोग कह दिए, पता नहीं झूठ की सही, पर मैंने उनको एक बात कही फ़ोन पे, वो विदेश में बैठे थे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि दर्शन इस कुंडली का बड़ा अच्छा है। मैंने कहा इस कुंडली का दर्शन बहुत अच्छा है, दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, न्याय बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप सही बोल रहे हैं, मैंने लगभग पुराण पढ़े हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये कहने का बल मुझे कहाँ से मिला? क्योंकि गुरु और शनि का संबंध था उनकी कुंडली में, वो बहुत मजबूत था। वैसे यहाँ पे भी शनि उच्च के हैं और गुरु मित्र की राशि में है। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति जन्म कुंडली के भाग्य में बैठा है, तो ये महाभाग्यशाली योग बन जाएगा। 9वें भाव में गुरु और चंद्रमा का बैठना जातकों को इतना व्यवस्थित बना देता है, उच्च शिक्षा हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, धर्म हो जाए, दूसरों को अपने अंदर समाहित कर देना हो जाए, परोपकार, एक बड़ा अच्छा दृष्टिकोण, ये सारे मामलों में जातक धनी होता है। इसके साथ साथ और भी अच्छी बात क्या है कि जन्म कुंडली के दशमेश केंद्र में ही बैठे हैं शुक्रो यहाँ पे एक सिद्धांत होगा जो मैं भूल रहा हूँ, श्लोक है ऐसे, हाँ याद आ गया, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धर्म। सप्तम स्थान मारक होता है और उससे ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी राहु और केतु से हो जाता है तो वो कई बार मारक हो जाते हैं। तो बुध में केतु का अंतर व्यक्ति को मारक चलेगा। शुक्र में बुध 2024 के मार्च से चले हैं, और बुध पे या सूर्य पे जब कभी भी केतु, तो ना समझने वाली बीमारी पता चल जाती है। कोई समझ ही नहीं आएगा क्या है, हुआ क्या है, और ऐसी बीमारी पता चले जो बिल्कुल ही अटपटी सी हो, जिसकी दवाई भी अटपटी हो, जिसका ट्रीटमेंट भी बड़ा अटपटा सा हो। तो ऐसा कौन देता है? ये केतु देते हैं। मवाद भर जाए, ऐसे जगह पे ऑपरेशन करना पड़े जो बड़ा ही क्रिटिकल सा हो, तो ऐसा केतु कराते हैं। दूसरा, सप्तम स्थान में शुक्र को जो मारक दोष लगता है वो 50% का लगता है। सबसे ज़्यादा सप्तम स्थान में मारक दोष गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को लगता है, और तब सबसे कम चंद्रमा को लगता है। तो यहाँ पे शुक्र को 50% मारक दोष लगेगा। सामान्यतया ये चूंकि राहु और केतु के एक्सिस में हैं, उनके केंद्र में जा रहे हैं, इस वजह से इनकी दशाएं कई बार जातक को रोग और शोक और विद्रोह ऐसा देने वाली, तो शुक्र की ही दशा चल रही है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो कुंडली का एक एक पक्ष आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से उज्जवल कर देता है। देखो ये राशि, ये दुपचित मन ने जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणा, ये पूर्व जन्म का किया गया कृत्य है। इसमें जो ग्रह बैठे हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि देखो मैं पूर्व जन्म में तुम्हारे अच्छे कृत्य नहीं थे, इस वजह से मैं ऐसा बैठा हूँ, मुझे ठीक करो। 2 देवी कवच का पाठ करिए, नित्य गायत्री कवच का पाठ किया जाए, इसके बाद गाय की सेवा कराई जाए, गाय की सेवा हो,
गुरु मंत्र का जप कराया जाए, इन सभी चीज़ों का उपाय होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जन्म कुंडली के बुध और सूर्य पे केतु का प्रभाव ठीक नहीं है, और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो शुक्र बैठे हैं, इस कुंडली के पापी ग्रह होते हैं। होते तो शुभ ग्रह हैं शुक्र, पर इस कुंडली के सिंह लग्न की कुंडली के लिए वो पापी ग्रह हो जाते हैं। तो व्यक्ति की दिनचर्या को ऐसा बना देते हैं जहाँ व्यक्ति पूरब और पश्चिम का ख्याल कई बार नहीं करता, या कई बार उसके जीवन में ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ उसको प्रकृति के नियम के खिलाफ जा करके अपनी दिनचर्या शुरू करनी पड़ती है, या कई बार ना चाहते हुए भी उसे प्रकृति के नियम के खिलाफ और विरुद्ध जा करके काम करना पड़ता है। जहाँ सारे बच्चे एक साथ बिल्कुल एकदम निर्बाध गति से आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ व्यक्ति की पढ़ाई बाधित होती है, बेड रिडन होना पड़ता है। तो ये कौन करा रहा है? ये शुक्र करा रहे हैं, जो 50% आपको कष्ट दे रहे हैं और 50% आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा कैसे? अर्थ बताता हूँ। इस भाव के ठीक पीछे का भाव बलवान है, और इस भाव के ठीक पीछे के भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं। इस भाव का डिस्पोजिटर प्लैनेट भी उच्च का है, और जन्म कुंडली में सूर्य जो जन्म कुंडली के लग्नेश हैं, और जन्म कुंडली के बुध जो जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में या छठवें भाव में बैठे हैं। ये बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड में रोग लगेगा, रीढ़ की हड्डी परेशान हो सकती है। और चूंकि केतु देते हैं तो कई बार वो लंबे समय तक उसका इंतजार करना पड़ता है। और लग्नेश पे जब केतु की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति को ना समझने वाली बीमारी पकड़ में आ जाती है, या पकड़ में ऐसी बीमारी लग जाए, ऐसा मन बुद्धि चित्त हो जाए कि भ्रम में रहे, समझ ही नहीं आए कि अवस्था के हिसाब से बीमारी है या जैसे का ऐसा एक अच्छा पक्ष नहीं है ये। इस वजह से हालांकि फिर भी इन सभी चीज़ों से व्यक्ति जीतेगा और आगे बढ़ेगा। गुरु और चंद्रमा उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो सामाजिकता जो है, वो जो समाज में प्रतिष्ठा का भाव है, जो अपने आप को स्थापित करने का भाव होता है, ये छोटा मेहनत है, ये छोटा पराक्रम है। उससे बाद अगर आप देखेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम भाव में शुक्र बैठ गए, ये अच्छी बात है। फिर यहाँ से मोक्ष हो गया, धर्म अर्थ काम, तो काम भाव के स्वामी जब एकादशवें भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठते हैं तो कई बार व्यक्ति को अपनी दशा काल में व्यक्ति को एकदम, जैसे कहते हैं ना, एकादशवें भाव का स्वामी जब जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे तो दारिद्र दोष दे देता है। तो दारिद्र से व्यक्ति को युक्त होना पड़ता है। ये उस समय में दारिद्र का अर्थ ये नहीं कि धन की समस्या है, दारिद्र का अर्थ होता है कि व्यक्ति के जीवन में निगेटिविटी आएगी, वो पीछे जाएगा, वो डिरेलमेंट में जाएगा। ये बात मैंने आपको इतनी बताई। तो पूर्व में मैंने आपको जड़ बताया, अगस्त का उपाय बताए, घर में कपूर की आरती आवश्यक रूप से हो, घी का दिया निश्चित रूप से जले, और साथ ही साथ गाय की सेवा अगर हो सके तो बहुत बढ़िया है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर ज्योतिषी आपको उपाय में गाय की सेवा बताता हो और आपके पास गाय नहीं हो तो आप भगवान सूर्य की तरफ, सूर्य भी तीर्थ होते हैं, सूर्य तीर्थ स्वरूप होते हैं, दाहिना कान तीर्थ स्वरूप होता है। ज्ञान इंद्रियों में आँख कान नाक जीभ त्वचा में जो कान है वो तीर्थ स्वरूप होता है। और सूर्य, अगर आप महान पाप कुछ कर दिए हैं तो भगवान सूर्य के सामने जाकर के प्रणाम करके सूर्य का दर्शन कर लेने से भी तीर्थ का दर्शन का फल मिलता है। तो गाय जब नहीं हो और बहुत सारा बीमारी या चिंताएं घेर रही हो तो सूर्य की तरफ मस्तक करके, सूर्य की तरफ प्रणाम करके, ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा करके उन्हें प्रणाम करने से भी समस्त प्रकार के पातकी दोषों का शमन हो जाता है। यह शास्त्र की बात है, इस वजह से इसका याद रखिएगा। उच्च शिक्षा अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, और जन्म कुंडली में इतने सारे पक्ष अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस कुंडली में? सबसे अच्छी बात है गुरु और चंद्रमा का यहाँ बैठना। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि जन्म कुंडली में मंगल लग्न में बैठे हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात क्या है? सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं। चौथी सबसे अच्छी बात है कि शनि उच्च के बैठे हैं, जो सप्तमेश और रोगेश होते हैं। अगर ये शनि उच्च के नहीं होते तो और भी ज़्यादा खराब बात हो जाती, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो शक्ति है और क्षमता है वो शनि के कारण आ रही है। और ज़रा ध्यान से देखें तो रोगेश जो शनि हैं वो जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट हैं। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे, बहुत ध्यान से समझिए, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे, राहु यहाँ बैठे हैं, और इस भाव के ठीक पीछे शनि बैठ गए। तो भाव के पीछे अगर जन्म कुंडली में शनि बैठेंगे तो इस भाव के बल को कमज़ोर भी करेंगे। लेकिन हाँ, एक तरफ इसका बल इस तरफ से बढ़ेगा कि व्यक्ति माता से अनुशासन सीखता रहेगा। और माता, यहाँ राहु बैठे हैं जो कई बार माता के दिमाग को भ्रमित करते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारा सवालिया अंदाज होता है, तो ये राहु के कारण होता है।
इस भाव के स्वामी लग्न में तो व्यक्ति का जो ज्ञान पक्ष होता है, बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया को समझने की जो स्थिति होती है वो माता से आती है। पिता जो है वो पिता भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति का जो प्रोफेशनल जो दृष्टिकोण होता है, क्योंकि ये प्रोफेशन है, तो इस भाव का स्वामी लग्न को देख रहा है तो व्यक्ति का प्रोफेशनल करियर जो होगा वो पिता के जैसा ग्रोथ करने वाला हो, या पिता से लगभग उसमें फायदा ज़्यादा होगा। और जो मानसिक सुख है वो माता से आएगा। व्यक्ति का ज्ञान गुण जो नेचर है वो कई बार पिता की तरफ भी ज़्यादा है, क्योंकि बैठने से ज़्यादा ग्रह देखने का फल करता है, तो पिता की तरफ व्यक्ति ज़्यादा होता है। पर अनुशासन, कर्मठता, शौर्य, पराक्रम, उत्साह, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और बिल्कुल ही किसी को क्षमा न करना, ये मंगल के कारण है। तो जो क्रूरता है, जो क्रुएल्टी है, वो मंगल के कारण आ रही है। और लग्न में मंगल और शुक्र का प्रभाव, व्यक्ति सुंदर होता है, व्यवस्थित होता है। लग्न में मंगल बहुत ज़्यादा छरहरे बदन का नहीं बनाते, सामान्य ऊंचाई होती है व्यक्ति की, और पतले कमर का होता है, पतले शरीर का होता है, बहुत ज़्यादा मोटे और थुलथुले नहीं होते। कई बार अगर बीमारी है या कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसका असर एक अलग होता है, क्योंकि गुरु भी लग्न को देख रहे हैं, यहाँ भी गुरु लग्न को देख रहे हैं। तो कई बार गुरु अगर लग्न को देखेंगे या जन्म कुंडली में अगर लग्नेश बुध के साथ बैठे हैं और केतु से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति की शारीरिक जो आकृति है वो समझ ही में नहीं आएगी कि कब व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, कैसा है। तो आकृति विशेष जो पता चलती है वो गुरु से मोटा, मंगल से छोटा और शुक्र से सुंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे मंगल राहु के साथ बैठे, यहाँ भी मंगल वर्गोत्तम और जन्म कुंडली में चंद्रमा वर्गो, दो ग्रह तो ऐसे ही वर्गोत्तम हो गए। तो गुरु का प्रभाव ज़्यादा होता है तो कई बार थुलथुला भी शरीर का बना देते हैं। ये एक सामान्य बात होगी, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरा कि जन्म कुंडली में अभी हमें कम से कम 2028 के मार्च तक अपने किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का हल ढूंढना ही होगा। और निश्चित रूप से हमें 2028 के मार्च तक, जब तक शुक्र की दशा चल रही है, ये एक तरीके से लगभग 50% तक मारने की दशा चल रही है। अगर ये राहु और केतु के मध्य में नहीं आते तो ये अच्छी बात होती। और जरा ध्यान से देखिए, तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि किसी भी भाव के ठीक 3 घर आगे पाप ग्रह का बैठना अच्छा होता है। तो मंगल के ठीक 3 घर आगे शनि का बैठना लग्न को बल दे रहा है, लेकिन सप्तम भाव जो मारकेश है उसका बल गुरु और चंद्रमा सहने की शक्ति बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो गुरु और चंद्रमा यहाँ पे धर्म और भाग्य के लिए तो अच्छे हो रहे हैं, दाम्पत्य, पति सुख, संतान आदि के लिए तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कई बार शुक्र का प्रभाव कमजोर भी हो रहा है। शुक्र के ठीक पीछे सूर्य और बुध बैठे हैं, राहु केतु का प्रभाव है, तो कई बार उसमें कमजोरी भी आ जाती है। सूर्य पे राहु केतु का प्रभाव कई बार परेशान करता है और हड्डियों का रोग भी देता है। सूर्य हड्डी के कारक है ना। शुक्र जो होते हैं, शनि जो होते हैं वो पेट के कारक होते हैं, पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है। पर सूर्य हड्डी के कारक होते हैं, उस पर राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को हड्डियों की बीमारी दे देता है, ऐसा है। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें, अब मैं आपको इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों के नक्षत्र पे आपका चर्चा एक बार आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपका अरिष्ट चक्र पे ला देता हूँ। अरिष्ट चक्र में ये देखा जाता है कि व्यक्ति की बीमारी कैसी है और एक तरीके से वो ऑपरेशन है। तो यहाँ पे जो अरिष्ट चक्र बना है वो तुला का बना है, जहाँ लग्न में शुक्र बैठे हैं और सप्तमेश मंगल के साथ बैठे हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, तो तुला लग्न की कुंडली बनी है अरिष्ट चक्र में, लग्न में ही शुक्र और मंगल बैठ गए, ये हार्मोन को गड़बड़ करते हैं। और बुध जो है वो 12वें भाव में है, जो व्यक्ति को बीमारी देते हैं पर विजेता भी बनाते हैं। और सूर्य वहाँ रोग भाव में रोग भाव में राहु और केतु के संग बैठे हैं। यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़ है। रोग भाव में जो यहाँ पे सूर्य केतु से प्रभावित है, मतलब हमें सूर्य को बल देना होगा। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, भाव से तो वर्ग उत्तम है, तो विजेता भी बनाएंगे, मतलब एक ना एक वक्त पे ये बीमारी ठीक हो जाए। या जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब आत्मविश्वास की कमजोरी कहें, या फिर जिन चीज़ों से, जिन विषयों से सूर्य का विचार किया जाता है, जिन विषयों का सूर्य से विचार किया जाता है, वो सूर्य की कमजोरी के कारण जातक की कुंडली में कमजोरी होगी। क्योंकि लग्नेश ही राहु केतु के समय वर्गोत्तम भी हैं, यहाँ भी 6ठे भाव में बैठे, यहाँ भी 6ठे भाव में बैठे हैं। और शुक्र भी ठीक है, यहाँ भी शुक्र 10वें भाव में बैठे, 7वें स्थान में बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र जो बैठे हैं वो अपनी राशि के बैठे हैं। यहाँ भी जन्म कुंडली में शुक्र जो हैं वो जरा देखिएगा तो स्वग्रही हैं, तो शुक्र ठीक हो गए। पर पापी ग्रह ठीक हुआ, मारकेश बलवान अगर होगा तो कुंडली को मारेगा। और दूसरा, अरिष्ट चक्र में सूर्य राहु और केतु के संपर्क में है, जिसके कारण कई बार हड्डियों जो भी बीमारी है,
उस पर बार बार ध्यान ले जा रहा है वो ठीक नहीं है। उसके बाद गुरु और शनि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं त्रिशांसा चक्र में। इसके कारण भी कई बार जो रोग होता है उसमें एक ऊंचाई प्राप्त हो जाती है, एक लॉन्जिविटी प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के बुद्धि में जो एक अवरोध होता है उसमें गुरु और शनि के कारण कई बार उसमें लंबाई मतलब एक देखने को मिल जाता है, संघर्ष थोड़ा सा दिख जाता है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सूर्य बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में 16 अंश के, जो व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला बना रहे हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में भरणी नक्षत्र में 15 अंश के, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में यश मान पद प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विदेशी शिक्षा, विदेशी भाषा, विदेशी शैली को समझने वाला। मंगल जन्म कुंडली में वक्री हैं 28 अंश के, इस वजह से सोफिस्टिकेशन के साथ वो लग्न का ही फल करेंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठने के कारण व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करेंगे। बुध जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में 11 अंश के बैठे हैं, उन पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव विशेष नहीं है, पर केतु से दृष्ट होने के कारण लगभग वो बोन मैरो को कमजोर करते हैं। कई बार हड्डियों के पास जो मांस चिपकी रहती है उसको परेशान करते हैं, स्नायु मंडल का प्रभाव कमजोर करते हैं रोग भाव में बैठे हैं तो। या कई बार व्यक्ति को शत्रु के घर में घुस के मार दे और उसका कोई कुछ न बिगाड़ पाए, मतलब बड़ी बीमारी से, बड़ी समस्या से, बड़ी चुनौतियों से व्यक्ति का सामना होता है और अंततोगत्वा विजेता बनता है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को यशस्वी, ज्ञानी, सुखी और मेडिकली चीज़ों को समझने वाला और बहुत सारे लोगों को एक साथ अपने जो है वो प्रेम के पास में कहें या अपने ज्ञान के पास में कहें, बुद्धि के बल पे सबको आकृष्ट करने वाला, ऐसी क्षमता वाला होता है। धर्मात्मा और पुजारी होता है। ज्ञानी, उच्च शिखर को प्राप्त करने वाला, श्रेष्ठ और कभी भी चरित्र को लेकर के कोई समझौता नहीं करने वाला होता है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास बहुत सारे विषयों का अनुभव भी होता है और व्यक्ति पूर्व काल में मंत्राणी था, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं तो भागवत भक्त होता है व्यक्ति, भगवान का उपासक होता है और निश्चित रूप से बहुत सारे विषयों का जानकार भी होता है। और खास करके ये जानकारी गुरु और शुक्र की दशा में बढ़ जाती है, जिसमें जीवन में शुक्र की दशा में कई लोगों से, कई चीज़ों से सामना व्यक्ति का होता है और अंततोगत्वा पार पा जाता है। शनिदेव चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं और मंगल उत्तरा भाद्रपद में बैठे, उत्तरा फाल्गुनी में। तो यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूँगा कि उच्च के शनि है तो व्यक्ति को चिरंजीवी बनाते हैं। लग्नेश जन्म कुंडली में स्थिर राशि में आयु में स्थिरता, अष्टमेश जन्म कुंडली में चर प्रकृति में तो मध्यम आयु से ऊपर की आयु मिल जाती है, 65 वर्ष से कम व्यक्ति की आयु नहीं होती। लग्न से केंद्र में गुरु या त्रिकोण में गुरु, चंद्रमा और गुरु का एक साथ बैठना बहुत सारे यशस्विता का योग जातक के जीवन में लगाएगा और व्यक्ति के उच्च शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त करेगा। गुरु की दशा, सूर्य की दशा जातक के जीवन में अवरोधों का समापन करने वाली और विशेष मार्ग का तय करने वाली बना देती है। इतनी सारी चीजें हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, सप्तम और अष्टम भाव पे है और अष्टमेश गुरु से दृष्ट है। यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो शनि से दृष्ट हैं, तो अष्टम के कारक शनि, अष्टम के अधिपति गुरु, इन दोनों का संबंध व्यक्ति को दीर्घायुष्य का वर देगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति में न्यायप्रियता और बहुत ही अच्छी गंभीरता, व्यय को लेकर के बहुत अच्छी राजनीति, रणनीति, न्याय और तीव्र अच्छे मानसिकता का, व्यवस्थित मानसिकता का व्यक्ति को बना देते हैं। मंगल की दृष्टि जो सप्तम भाव पे है वो व्यक्ति को फैशन की समझ और कई बार आंखों की समस्या, इसके साथ गुरु लग्न को, पंचम भाव को और साथ ही साथ तृतीय भाव को देख रहे हैं, इस वजह से व्यापारिक नेचर देते हैं। छोटे बड़े भाई बहनों के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं। लग्न पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को व्यवस्थित मानसिकता का बेहतरीन बना देते हैं। सूर्य और बुध 12वें भाव पे व्यक्ति को शत्रुओं से सुरक्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शुक्र दशमेश होकर के लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति प्रोफेशनल दृष्टिकोण का है, पेशेवर प्रवृत्ति का भी होगा। मतलब ऐसी स्थिति है कि शुक्र की दशा में उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत सारे लोगों को वो समझ जाएगा कि उसके लिए कौन ठीक है और कौन बुरा है। कई बार वो भावावेश में बहेगा कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, कई बार वो कहेगा पिताजी ठीक है, कई बार वो कहेगा माताजी ठीक है, कई बार कहेगा भाई ठीक है, कई बार कहेगा मेरे मित्र ठीक है। ऐसा जो बवंडर होगा वो शुक्र की दशा में होगा। दान, इस कुंडली के लिए भरणी नक्षत्र में दान करना बहुत आवश्यक होगा। जन्म तिथि अगर जो मनाई जाए तो मैं बता रहा था, सूर्य चूंकि बैठे हैं जन्म कुंडली में मकर राशि में, इस वजह से शिशिर ऋतु, माघ माह, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्मदिन मनाया जाए, नक्षत्र में दान किया जाए,
और इस कुंडली के हिसाब से अगर दान करना हो तो चने की दाल, शहद, लाल चंदन, पीले फूल की माला सूर्य को, शिव जी को लाल चंदन, शिव जी को दूर्वा के जड़ को मिक्सी में पीस लीजिए और थोड़ा सा उसका रस बना लीजिए और उसी से शिव जी का अभिषेक करिए। जन्म कुंडली में शनि और राहु का संबंध वैसे तो किसी एक भाव से बहुत मजबूती से नहीं बन रहा है, इस वजह से कोई बड़ी विशेष चिंता की बात नहीं है, आयु अच्छी है। और गुरु के साथ अगर चंद्रमा नहीं बैठते तो परेशानी बढ़ जाती। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, धर्म बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा है, सांसारिक सुख बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अवरोध है, नौकरी और व्यापार दोनों ही अच्छे हैं। लगभग आप नौकरी की तरफ ज़्यादा जाइए। पढ़ाना, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। दृष्टिकोण के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से इस कुंडली का लॉ क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन गड़बड़ है। अगर गुरु चंद्रमा के साथ नहीं बैठते तो कुंडली को और कमजोरी मिल जाती। अष्टमेश का चंद्रमा और सूर्य के साथ बैठना बहुत ही उत्तम परिणाम देता है। भाग्य का बल थोड़ा कमजोर है। हमें बजरंगबली की पूजा करनी होगी। बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण नित्य करना होगा 12 बार। सामाजिकता कुंडली की बहुत अच्छी है। अनुभवों के साथ व्यक्ति का करियर आगे बढ़ेगा, मतलब उसमें थोड़े बहुत फेल्योर भी दिखाई देंगे। और लाभ 100% बहुत अच्छा है। व्यक्ति अपने जीवन काल में जितना भी सोचेगा वो पार करेगा और निश्चित रूप से कुंडली को एक बेहतरीन गति भी मिलेगी क्योंकि लाभ भाव बहुत अच्छा है। कुंडली के बाकी जो अष्टक वर्ग के अंक हैं उसको जोड़ने का अंक बहुत अच्छा बन रहा है। बाहर रहेंगे तो थोड़ा ठीक है, कभी कभी भारत आकर के गंगा जी का दर्शन, तीर्थों का दर्शन, साधु संतों का दर्शन होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। विवाह आदि के लिए कुंभ राशि, कुंभ लग्न, मेष राशि, मेष लग्न, सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों से पूरब दिशा की तरफ। शिक्षा के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और पूर्व, मतलब जिस शहर में आपका जन्म हुआ है वहाँ से। मित्रता धनु और सिंह वालों से कर सकते हैं, मेष वालों से कर सकते हैं। शत्रुता कुंभ, तुला और मिथुन वालों से ना करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जाएगी दक्षिण और पूर्व की तरफ। भवन जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं वो रहेगा उत्तर की दिशा। इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी के अन्य वर्ग चार्ट और के आधार पर कुंडली में संतान का पक्ष ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जन्म कुंडली में सांसारिक सुख बहुत अच्छा है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो मंगल, गुरु, चंद्रमा और शुक्र की दशा के साथ इतनी दशाओं में ले सकते हैं। नौकरी, स्थान परिवर्तन और कोई कंपटीशन आदि का विचार आप जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की दशा में ले सकते हैं। अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में ले सकते हैं। पति जो होगा वो आधुनिक विचारों वाला होगा और इतना ही नहीं, वो तार्किक होगा, आधुनिक शिक्षा का मालिक होगा। और कर्म क्षेत्र के हिसाब से थोड़े बहुत संघर्ष करियर को आगे बढ़ाने में ये शनि और मंगल दे रहे हैं। बुध और शुक्र आपके व्यापार को और आपके करियर के प्रति जितने भी बढ़ने का जो प्रक्रम होता है उसमें बुध और शुक्र का शुभकर्त्री होना बहुत अच्छा है। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, बाहर ही व्यक्तित्व बनेगा। यहाँ मंगल राहु और गुरु केतु के संपर्क में 12वें भाव पे शनि का प्रभाव, इस वजह से विवाह करने से पहले कुंडली मिलाना होगा। लग्न में मंगल मंगलिक दोष बना रहे हैं पर दोष युक्त नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि है और साथ ही साथ नवांश चक्र में वो मंगल जा करके मित्र की राशि में और वर्गोत्तम होने के कारण मंगल दोष नुकसानदायक नहीं है। चतुर्थ स्थान के राहु खराब नहीं होते। केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः सतो सतः शुभाचांतर दशा तस्य, ऐसे करके श्लोक आता है। राहु की दशा अच्छी है। भाव का स्वामी भाव को देखे तो राहु खराब नहीं होते। शुक्र जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। गुरु लग्न को देख रहे हैं, अच्छी बात है। लाभेश का लग्नेश के साथ छठे भाव में बैठना व्यक्ति के जीवन में रोग देता है। क्लियर है? मंगल की दशा में और शुक्र और बुध की दशा में व्यक्ति को कई बार मानसिक पीड़ा भी होगी और चल भी रही है वो अभी। उसके बाद भाग्य के मामले में, चरित्र के मामले में, ज्ञान गुण के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में, परिस्थिति से लड़ने और जूझने के मामले में, साहस के मामले में 1000% कुंडली को बल मिला हुआ है। पक्की बात है। मारकेश चलेंगे, इस कुंडली में मारक होंगे। मैंने बताया जन्म कुंडली में शनिदेव,
क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी शनि देव को देख रहे हैं या अष्टमेश पर गुरु की दृष्टि है, लेकिन तृतीय भाव भी मारक होता है। द्वितीय भाव और तृतीय भाव मारक होते हैं, सप्तम भाव मारक होता है, तृतीय भाव तो कई बार बहुत ज़्यादा मारक होने लगता है। तो यहाँ पे इस भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन में जाने के कारण और जन्म कुंडली के अष्टमेश को शनि की दृष्टि के कारण कई बार शनि की दशा, वैसे तो प्रधान मारक इस कुंडली के शनि होते हैं और सप्तम तीसरे भाव में बैठे हैं, अष्टमेश को देख रहे हैं, इस वजह से इस कुंडली के लिए कई बार वो मारक हो जाएंगे। मतलब हमें शनि, हमें शुक्र, हमें केतु और हमें बुध की दशा में मारक दशा चलेगी, इसका हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो अपने कमरे की सफाई जातक से स्वयं से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नींद अच्छी लीजिए, प्राणायाम किया करिए, सूर्य नमस्कार ज़्यादा अच्छा होगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम, इस मंत्र का जप करके जल को सिंचित करें। मतलब एक माला जप लिया, फिर जल को जैसे सुमेरु पर जब पहुंचते हैं माला जपते जपते तो एक बार जल गिराते हैं, या फिर इसी मंत्र से सूर्य को अर्घ दे दिया और अर्घ के बाद वो जल पी गए चरणामृत समझ करके। इतनी सारी चीज़ें हैं। विवाह वगैरह की दशा इस कुंडली में अभी बहुत आगे है। विवाह की दशा इस कुंडली में चलेगी गुरु की दशा, गुरु के अंतर में, मंगल के अंतर में, और गुरु और मंगल की दशा में विवाह का योग सबसे अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए शनि की दशा धनदायक होगी, गुरु की दशा यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाली होगी, मंगल की दशा व्यक्तित्व का विकास करने वाली होगी, शुक्र की दशा व्यक्ति के सांसारिक सुखों में वृद्धि करने वाली होगी और कई बार उसमें रोग लगेगा। बुध की दशा जातक के जीवन में तर्क और बल बुद्धि को बढ़ाने वाली होगी। सूर्य की दशा व्यक्ति के जीवन में यश मान पद प्रतिष्ठा, धन, संतान, दाम्पत्य को वृद्धि में ले जाने वाली और एक अच्छा माहौल देने वाली होगी। राहु जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर अपनी दशा काल में थोड़ा बहुत धन देंगे, जबकि केतुदेव आपको अपनी दशा काल में वहाँ भी केतु का प्रभाव थोड़ा बहुत नुकसान का, मानसिक तनाव का होता रहेगा। क्लियर है? नक्षत्र मैंने बताया भरणी में दान करना है, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, रोहिणी, अश्विनी, आर्द्रा, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। विवाह की दिशा पूरब हो तो ज़्यादा बढ़िया है। दिन आपकी कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।